Assalamualaikum class. So today we'll start chapter 17 इजारा. In simple terms अगर हम इसे इंग्लिश के अंदर कहना चाहें we can say कि ये इस्लामिक मोड ऑफ लीजिंग है. ठीक है, इस्लाम में लीजिंग एज सच नहीं है, लेकिन ये एक कॉन्सेप्ट डिराइव किया गया है, लीजिंग का बनाया गया है. इजारा अगर मैं आपको सिंपल टर्म्स में कहूँ तो इजारा इज समथिंग लाइक किसी चीज़ को इस्तेमाल करने का जो राइट है वो आपको मिल जाता है और उसके अगेंस्ट आप उसकी कुछ पेमेंट कर देते हैं. ठीक है, एक किस्म की सेल है, लेकिन इसमें प्रोडक्ट जो है वो एक्सचेंज नहीं होता, उसको इस्तेमाल करने का राइट ले लेते हैं. ठीक है, इजारा कई चीज़ों पे हो सकता है. हमारे पास जो इस्लामिक मोड्स हैं जिसमें इजारा हमारे पास पाकिस्तान में जो यूज़ हो रहा है सबसे कॉमनली वो हो रहा है लीजिंग. लीजिंग के अंदर स्पेशली कार की लीजिंग के लिए. ठीक है, और कोई अगर आपको व्हीकल्स की खास तौर के ऊपर, लेकिन आप इसके अंदर और चीज़ों की लीजिंग, मशीनरी की लीजिंग कर सकते हैं. जगह लीज पे देते हैं उस तरह, जैसे जगह लीज पर देते हैं. ठीक है, लेकिन ये कुछ डिफरेंट है यहाँ पर, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपको कार कस्टमर को देनी है. यहाँ वो हिबा हो जाती है, लेकिन इंटरनेशनली जैसे मलेशिया में है और कंट्रीज के अंदर है, गल्फ के अंदर है, वो इजारा यूज नहीं करते इस काम के लिए. ठीक है, हमने पहले भी बात डिस्कस की है एक लेक्चर के अंदर कि जब और मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग अवेलेबल हैं देन व्हाई यूज समथिंग जो उस पर्पस के लिए है ही नहीं. हाउएवर पाकिस्तान में क्योंकि मुफ्ती खान ने इसको फतवा दिया हुआ है, आप इसको यूज कर सकते हैं, इसलिए पाकिस्तान में ज़्यादातर जो लीजिंग है वो इजारा की बेस के ऊपर होती है. इन सिंपल टर्म्स इजारा वो है जो रेंटल एग्रीमेंट होता है एक किस्म का. आप किसी को कोई चीज़ इस्तेमाल के लिए देते हैं और उस इस्तेमाल के अगेंस्ट आप उससे कुछ चार्जेस ले लेते हैं. ज़मीन का इजारा हो सकता है, ज़मीन आप रेंट पे दे देते हैं, हम ये रूम किसी को रेंट पे दे सकते हैं. ठीक है, इसी तरह से सॉफ्टवेयर, आप जब सॉफ्टवेयर परचेज करते हैं तो कोई फिजिकल चीज़ आपके पास नहीं आती. और अगेन जैसे कि आजकल सॉफ्टवेयर हैं, एक तो टाइम था ना कि आपने एक बार खरीदा तो लाइफ टाइम के लिए आपका. आजकल ज़रा डिफरेंट है, आजकल आपने सॉफ्टवेयर खरीदा तो एक साल के लिए, एक महीने के लिए, उस वक्त के लिए आपका होता है. तो लीजिंग बेसिकली टाइम के अगेंस्ट होती है, तो वो प्रोडक्ट आपका नहीं हो जाएगा, लेकिन उस वक्त के लिए आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, सिमिलरली कार आप इजारा कर सकते हैं कि भाई मुझे चाहिए रेंट पे, मैंने इस्तेमाल करनी है, जैसे रेंटा कार होता है सिंपल. तो वो बेसिक इजारा का जो कॉन्सेप्ट इस्लाम के अंदर. इवन आप लोगों का इजारा कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप टेलर के पास जाते हैं, आप उसको कहते हैं कि जी ये कपड़ा मैं खरीद कर लाया, उसका मेरा एक सूट सी दो. ये अजारतल इश्खास हो जाता है. ठीक है, कि लोगों का इजारा, आप उसकी सर्विसेज हायर कर रहे हैं, वो आपके लिए वो कपड़े का जो है ड्रेस सीकर आपको दे देगा. सिमिलरली आप गंदम पिसवाने चले जाते हैं चक्की पे, आप किसी की सर्विस हायर कर रहे हैं. ठीक है, वो इजारतुल अशखास हो जाता है. इसी तरह से दुपट्टा रंगवाने का काम, यू नो कि आपने अपना दुपट्टा दिया, अगर कपड़ा दिया है और उसने रंग कर दे दिया है आपको, तो वो भी एक इजारा का कॉन्ट्रैक्ट है. ठीक है, सो अभी डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं इस कॉन्सेप्ट को. देन इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस आई विल टेक देम. इजारा इज अ टर्म ऑफ इस्लामिक फिक़ह. लेक्सेटिवली इट मीन्स टू गिव समथिंग ऑन रेंट. In the Islamic jurisprudence, the term ijara is used for two different situations. Number one, the first place it means to employ the services of a person on wages given to him as a consideration for his hired services. The employer is called mustajir while the employee is called ajir. While the wages paid to the ajir are called their ujra. Again, जैसे कि हम किसी को हायर करते हैं, मैनेजर हायर कर लें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, या घर पे एक सर्वेंट हायर कर लें, एक ड्राइवर हायर कर लें, तो ये उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर के किसी की सर्विसेज आप हायर कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ ए हैज एम्प्लॉयड बी इन हिज ऑफिस एज अ मैनेजर ऑन अ मंथली सैलरी, ए इज द मुस्ताजिर, बी इज द अजर. Similarly, if A has hired the services of a porter to carry his baggage to the airport, A is the mustajir while the porter is an ajir. And in both cases, the transaction between the parties is termed as ijaratul ashkhas. Okay, अब इसके लिए एक चीज़ और क्लियर कर दें कि जो आप किसी को इजारा के ऊपर हायर करें, इजारतुल अशखास कर रहे हैं, इसके लिए कोई लिमिट नहीं है कि आप कितने अरसे के लिए करें तो ही वो इजारतुल अशखास होगा. इट कुड बी फॉर एन आवर. जैसे कि मैं किसी से कहूँ कि जी मेरा ये एक टेक्स्ट है, प्रूफ रीड कर दें, इसमें कुछ गलतियाँ हैं, मैं आपको इसके अगेंस्ट पेमेंट करूँगा, आपके से 1 घंटे या जो भी वर्ड लिमिट है. तो इट कुड बी फॉर एनी टाइम. वो 1 घंटे में कर दे, वो 1 हफ्ते में कर दे.
ठीक है, हमारे से पेमेंट तय हो सकती है। सिमिलरली आप अपना बैगेज कैरी करने के लिए ट्रेन के ऊपर आपने पोर्टर देखा होगा, उसको आप हायर कर लेते हैं, थोड़ी देर के लिए आपका बैग पहुंचा देता है और आप उसको पेमेंट कर देते हैं। सो इट कुड बी फॉर एनी पीरियड ऑफ टाइम। और मंथली सैलरी के ऊपर आपको पता है एम्प्लॉयज जैसे मैनेजर्स वगैरह होते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ इजारा रिलेट्स टू द यूजफ्रुट ऑफ एसेट्स एंड नॉट टू द सर्विसेज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। Ijara in this sense means to transfer the usufruct of a particular property to another person in exchange for rent claimed from him. In this case, the term ijara is analogous to the English term leasing. Here, the leaser is called mujir and the leasee is called mustajir, and the rent payable to the leaser is called ujra. However, there are many differences between a leasing कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ कमर्शियल बैंक एंड इजारा विच विल बी डिस्कस्ड इन डिटेल। हम बेसिकली क्योंकि इस टाइप को डिस्कस करने जा रहे हैं जहां हम यूज फ्रूट ऑफ एन एसेट दे देते हैं। जैसे कि मैं किसी को अपना सेलफोन यूज करने के लिए दे दूं, सपोज कि भाई मैं तुम्हें अपना सेलफोन इस्तेमाल के लिए दे रहा हूं लेकिन मुझे इसका इतना रेंट चार्ज करूंगा। मैं अपनी कार दे सकता हूं किसी को, मैं अपना लैपटॉप दे सकता हूं, मैं ये टेबल दे सकता हूं, मैं ये रूम रेंट पे दे सकता हूं किसी को, क्योंकि मेरी प्रॉपर्टी है। मैंने कहा भाई तुम इसको इस्तेमाल करो, मुझे इतना रेंट दे देना इसका। किसी चीज को इस्तेमाल करने का राइट, ओनरशिप नहीं। ओनरशिप आपके पास रहेगी। जब ओनरशिप आपके पास रहेगी तो रिस्क भी आपके साथ रहेगा। अब अगर इस प्रॉपर्टी को उसकी नेग्लिजेंस के अलावा नुकसान हो जाता है तो वो मेरा नुकसान होगा, उसमें उसका कसूर नहीं होगा। जैसे कि मैंने किसी को अपना फोन दिया कि भाई तुम इसको रेंट पे यूज करो, मेरा एक बिजनेस है, लेट्स सपोज मेरा मोबाइल शॉप है, मैंने कहा रेंट पे देता हूं मैं फोन, ठीक है यूज करे। तो जैसे कि इवेंट्स के लिए अक्सर आपने देखा होगा गाड़ियां, बड़ी गाड़ी ऑडी ले लेंगे या आप मर्सिडीज ले सकते हैं कि एक इवेंट के लिए आपने हायर कर ली। अब अगर उसको कुछ हो जाता है, लेट सपोज उसने सही से लॉक नहीं किया, उसने कहीं पर भी मेरा फोन ऐसे ही रख दिया, गाड़ी कहीं से लॉक नहीं की और रख दी ऐसी कहीं पर खड़ी कर दी, चाबी अंदर ही थी, कोई चोरी करके ले गया, नाउ इट्स हिज फॉल्ट, उसकी नेग्लिजेंस है यहां पर। उसने किसी को उसके ऊपर निगरानी के लिए नहीं कहा, एक सुनसान सी जगह के ऊपर गाड़ी विद चाबी छोड़ के आ गया, फोन कहीं पर रखा भूल के आ गया, ये उसकी नेग्लिजेंस है। अब उसको मुझे पेमेंट करनी होगी। लेकिन जहां उसकी नेग्लिजेंस नहीं है, उसने बड़ा ख्याल भी किया, उसने जितनी सिक्योरिटी हो सकती थी वो भी की, फिर भी चोरी होगी, कोई जेब से निकाल कर ले गया, उसने बड़ी कोशिश की, अच्छी तरह से सिक्योर किया होता, इन दैट केस लॉस मेरा होगा। सिमिलरली जलजला आ जाए, फ्लड आ जाए, गाड़ी बह गई, मोबाइल फोन चला गया, खराब हो गया, इन दैट केस लॉस वुड बी माइन, क्योंकि मैंने उसे इजारा किया हुआ था, उस प्रॉपर्टी का ओनर मैं हूं, उसका रिस्क मेरे साथ है। सर जैसे गाड़ी जैसे पार्क है ये या और किसी भी इवेंट पे है और बाहर से अगर कोई आके गाड़ी के अंदर अगर कोई मार दे तो उसमें नेग्लिजेंस तो नहीं होगी उसकी। यस, तो ये उसमें उसको रिस्क नहीं होगा। अगेन नेग्लिजेंस तय कैसे होगी? वो इस तरह के, क्या उसने अपनी तरफ से सही पार की थी कि यहाँ कोई इसको हिट नहीं करेगा? उसने अगर जैसे हमारे यहाँ आमतौर पर तो कहीं पर भी पार्क कर दें कोई इशू नहीं, आधी सड़क ब्लॉक की हुई है आपने, इन दैट केस उसकी नेग्लिजेंस है। अगर उसने सही से पार्क किया, किसी और ने हिट कर दी है, देन उसकी नेग्लिजेंस नहीं है। लेकिन अगेन कन्वेंशनल का मेथड टोटली डिफरेंट होता है, ये इस्लामिक मोड है, ये टोटली डिफरेंट होगा। लेकिन अगर आप एक चीज नोटिस करें, इट इज अ सिंपल एग्रीमेंट ऑफ रेंट, हम रोज करते हैं डेली लाइफ के अंदर। लेकिन अगेन जो डिफरेंस आएगा इसके अंदर, जो हम पढ़ रहे होंगे और जो हमारी डेली लाइफ में होता है, वो डिफरेंस वो है जो चीजें इस्लामिक हैं और हम उनको करते नहीं, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में फॉलो नहीं करते। दैट इज गोइंग टू बी द ओनली डिफरेंस। अदरवाइज यही है रेंट का एग्रीमेंट जो इस्लाम में है। ओके, सो बेसिक रूल, द बेसिक रूल्स ऑफ इजारा एज फॉलोज। नंबर 1, ट्रांसफरिंग ऑफ यूज फ्रूट, नॉट ओनरशिप। मैं इसको अभी क्लियर कर चुका हूं, सिर्फ इस्तेमाल का राइट दिया गया है, ओनरशिप नहीं दी गई। इसलिए उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन करनी है, मैं किसी को ये रूम देता हूं और वो कहता है जी मैंने इसकी पार्टीशन करनी है, तो उसको पहले मुझसे परमिशन लेनी होगी। मैं परमिशन दूंगा तो वो मॉडिफिकेशन कर सकता है, अदरवाइज वो मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता, क्योंकि प्रॉपर्टी मेरी है, उसको ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई। ठीक है, उसको इसके ऊपर एक और फ्लोर बनाना है, वो मुझसे पहले परमिशन लेगा। ठीक है, उसकी कॉस्ट का तय किया जाएगा, उसके बाद वो फ्लोर बना सकता है। ठीक है, सो ट्रांसफर यूज फ्रूट हुआ है, इस्तेमाल का राइट दिया गया है, ओनरशिप नहीं दी गई। ये बात भी क्लियर हो जाए, जिसको यूज फ्रूट का राइट दे दिया गया है, जब उसको चाबी हैंड ओवर हो गई, अब उसका है, अब वो चाहे तो पूरा साल ऐसे ही रख दे, वो इस कमरे को कैसे पढ़ेंगे, एक बार भी खोल के ना देखे अंदर क्या है, अप टू हिम। हमने उसे हैंड ओवर कर दिया तो यूज फ्रूट का राइट उसको ट्रांसफर हो गया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि आगे जाके अभी काम आएगा, तो मैं उसको आगे एक्सप्लेन कर देता हूं। मूविंग ऑन, सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ लीज। ठीक है, कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ द लीज शुड बी वैल्यूएबल
आइडेंटिफाइड एंड क्वांटिफाइड। ठीक है, जो चीज लीज की जा रही है वो वैल्यूएबल जरूर होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो वैल्यूएबल ना हो। मैं आपको हवा लीज कर रहा हूं इस रूम के अंदर जितनी है, ऑक्सीजन इस रूम की जितनी है मैं आपको लीज कर देता हूं, कैन आई डू दैट? उसकी कोई वैल्यू नहीं। हाँ, अगर मैं यहां पर एक प्लांट लगाऊं, उसको सिलेंडर में बंद करूं, सिर्फ ऑक्सीजन निकाल के सिलेंडर में पैक करूं, अब मैं उसका आपसे चार्ज ले सकता हूं। सो जो चीज सेल के बेसिस के ऊपर आती है कि चीज जो सेल हो सकती है वही चीज लीज हो सकती है, क्योंकि नॉन वैल्यूएबल चीज सेल भी नहीं हो सकती, इसलिए वो लीज भी नहीं हो सकती। मैं कहूं जी कि मैं क्योंकि पाकिस्तानी हूं, अरेबियन सी का एक सर्टन हिस्सा पाकिस्तान के हिस्से में आता है, मैं आपको अरेबियन सी का अपना हिस्सा बेच रहा हूं। सो अगेन आइडेंटिफाई कैसे होगा, क्वांटिफाई कैसे होगा, और अगेन वैल्यूएबल है, हो सकता है वैल्यूएबल हो क्योंकि सी ट्रांसिट होता है, वो बड़ी चीज होती है, लेकिन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सो ऑल दोस थिंग्स। मैं आपको स्पेस के अंदर लेट्स सपोज मार्स के ऊपर प्लॉट बेच दूं, आप उसकी ओनरशिप तो नहीं ले सकते ना, आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्स के ऊपर ये वाले क्रेटर के साथ वाला ये वाला प्लॉट बेच रहा हूं, एंड आई डोंट हैव द ओनरशिप फर्स्ट इन द फर्स्ट प्लेस टू सेल इट टू यू। सो 3 क्वालिटीज सब्जेक्ट मैटर में होना जरूरी है। नंबर 1 वैल्यूएबल, उसकी अपनी कोई वैल्यू हो। मैं बाहर से आपको पत्ते इकट्ठे करता हूं, अभी फॉल के पत्ते इकट्ठे हुए, मैं सारे इकट्ठे करके एक शॉपर बनाकर ये ले दी, ये पत्ते ले लें, आई कैन नॉट सेल दोस टू यू बिकॉज उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, इसी तरह से आइडेंटिफाइड, जो हमने पहले भी एक बार डिस्कस किया है कि प्रॉपर्टी के मामले में खास तौर के ऊपर उसका स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई होना जरूरी है। जैसे कि हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम भी कि वो बिल्डर है, उसने बिल्डिंग बनाई है, अभी बन रही है या बना बैठा है, वो जब आपको बेचने आ रहा है तो आपको बाहर से दिखाता है कि ये देखें जी ऐसे अपार्टमेंट्स हैं, ऐसा एक अपार्टमेंट मैं आपको दूंगा, इसकी बेस के ऊपर सेल नहीं हो सकती। एग्जैक्ट जो अपार्टमेंट बेचेगा जिस फ्लोर पे, वहां ले जाकर वही अपार्टमेंट दिखाना होगा, तब सेल वैलिड होगी, अदरवाइज सेल वैलिड नहीं होगी। तो आइडेंटिफाई कर देना और फिर क्वांटिफाई भी कर देना, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, कितने यूनिट दे रहे हैं। नेक्स्ट, ऑल कंज्यूमेबल थिंग्स कैन नॉट बी लीज्ड आउट। इसकी कोई वजह बता सकता है मुझे? ऑल कंज्यूमेबल थिंग्स कैन नॉट बी लीज्ड आउट, क्यों? यस, भाई जो कंज्यूम ही कर ली, मैं आपको टूथपेस्ट लीज कर रहा हूं, आई कैन नॉट गेट इट बैक। आप उसको यूज कर लेंगे ना, खत्म हो जाएगी। मैं आपको बिस्किट का एक पैकेट लीज कर दूं, वो आप मुझे वापस नहीं कर सकते, वो यूज हो जाएगा, वो कंज्यूम हो जाएगा। तो जितनी भी कंज्यूमेबल चीजें हैं वो लीज नहीं की जा सकती, क्योंकि वो वापस नहीं की जा सकती, वो कंज्यूम हो जाएंगी, यूज हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। The corpus of the lease property remains in the ownership of the seller and only its usufruct is transferred to the leasee. Thus, anything which cannot be used without consuming cannot be leased out. For example, money, wheat. मजे की बात, पैसे भी लीज नहीं कर सकते हैं। मैं आपको पैसे दूंगा, अब आप वही रख के तो मुझे वापस नहीं देंगे, तो आपको क्या फायदा क्या हुआ उसके अंदर? ठीक है, तो पैसे भी लीज नहीं हो सकते क्योंकि वो कंज्यूम होंगे, आप कहीं इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से वीट या कोई भी ईटेबल चीज, डेट्स, एनीथिंग। ऑल लायबिलिटीज एंड ओनरशिप आर बॉन्ड बाय दी, मैं बता चुका हूं ये बात, लायबिलिटीज एंड ओनरशिप, लीजर जो लीज कर रहा है, जिसकी प्रॉपर्टी है, क्योंकि ओनरशिप उसी की है तो उसका रिस्क भी उसी का है, तो जितना उसके साथ लायबिलिटीज एसोसिएट होंगी वो भी उसी की होंगी। फॉर एग्जाम्पल, बिल्डिंग के बाहर एक शेड था, शेड कुछ भी था, या बिलबोर्ड लगा हुआ था, और वो ओनर की, क्योंकि बिल्डिंग की उसकी परमिशन के साथ उसने लगवाया हुआ है, आंधी आई, गिर गया, किसी के ऊपर गिर गया, लीगल क्लेम आ गया, तो क्या वो रेंट जो पे कर रहा है उसको सू किया जाएगा या जो बिल्डिंग का मालिक है उसको सू किया जाएगा? मालिक को। क्यों? ओनरशिप उसकी है, प्रॉपर्टी की ओनरशिप उसके, तो रिस्क भी उसका। सर क्राइम सीन्स में अक्सर यही होता है ना, कहते हैं ऑनर कौन है इस जगह का, मतलब जो भी रह रहा है वो भाग जाता है। वो तो सबसे पहली प्रायोरिटी के ऊपर वो ओनर देखेंगे ना, उसके व्हीकल का ओनर कौन था। ठीक है, ड्राइवर से भी ज्यादा किसका ओनर कौन है। All the corpus of a leased property remain in the ownership of the leaser. So to all the liabilities emerging from the ownership shall be borne by the leaser. Period of lease, इसको स्पेसिफाई कर देना भी जरूरी है in clear terms. ठीक है, the period of lease must be determined in clear terms. It is necessary for a valid lease that the leased asset is fully identified to by the parties. और उसकी लीज का पीरियड भी एग्जैक्टली डिटरमिन कर लिया जाए।
इसके अंदर अब आगे कुछ चीजें हैं, जैसे कि एक चीज आ जाती है जहां आजकल बैंक फ्लोटिंग रेट यूज करता है। फ्लोटिंग रेट का मतलब है कि जो मार्केट में इंटरेस्ट रेट है उस तरह से एक फ्लोटिंग रेट की बेसिस के ऊपर वो हर महीने लेट सपोज रेंट चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर उलमा का फतवा है इसलिए वो कर देते हैं। उसका तरीका उनका जो है, मैंने क्योंकि उनसे पूछा कि ये मुझे सही नहीं लगता, तो उन्होंने कहा कि सर इसके अंदर हम एक जो चीज कर रहे हैं, जो फतवा है हमारे पास वो ये है कि आप हर महीने ऑफर एंड एक्सेप्टेंस करते हैं। हर महीने बैंक उसको एक नई ऑफर भेजता है क्लाइंट को कि जी इस महीने से इतना रेंट होगा, और वो एक्सेप्ट कर लेता है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस की बेसिस के ऊपर चेंज हो जाता है। तो इन थ्योरी तो सही है, लेकिन आई पर्सनली फील कि ऐसा नहीं करना चाहिए उन्हें। मैं अगेन अपना ओपिनियन आपको शेयर कर देता होता हूं, क्योंकि अगर 1 ईयर की लिमिट है यूजुअली आमतौर पे जो मार्केट, ये क्योंकि इसमें हम जो मार्केट ट्रेंड है उसको भी देखते हैं। मार्केट का ट्रेंड ये है कि आमतौर पर रेंट 1 साल बाद बढ़ाया जाता है। इससे पहले एग्रीमेंट में भी लिखा जा सकता है कि जी साल बाद से इतना हो जाएगा, अगले साल से इतना हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। ये एग्रीमेंट्स में भी हो जाता है और आमतौर पे किया भी जाता है मार्केट में। और ये भी इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात है कि शरिया जो पर्सपेक्टिव, उसमें उलमा का कहना भी यही है कि एक प्रॉपर्टी जो है अगर मालिक उसके ऊपर डेवलपमेंट नहीं करा तो बैंक को 1 साल वेट करना होगा उसको बेचने के लिए, क्योंकि उसकी वैल्यू चेंज 1 साल के बाद होगी। जैसे हमने मोबाइल फोन की एग्जांपल ली थी कि अगर आप यूज मोबाइल फोन ले आए तो आप उसी दुकान वाले को वापस नहीं कर सकते हो। तो प्रॉपर्टी के केस में उलमा ने कहा था कि क्योंकि उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही। प्रॉपर्टी के केस में उलमा का ओपिनियन है कि 1 ईयर के बाद उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, तो 1 ईयर के बाद आप उसे सेल कर सकते हैं। सिमिलरली यहां पर भी एटलीस्ट 1 ईयर का पीरियड होना चाहिए, रखना चाहिए। हाउएवर इसके ऊपर क्योंकि उलमा का फतवा है तो इसको यूज किया जा सकता है, उसमें कोई कबाहत नहीं होगी कम अज कम, ठीक है। फतवा अवेलेबल होगा। लीज फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर तो लीज के अंदर लिख दिया गया है कि ये इसी काम के लिए लीज की जा रही है जगह, आप उसके अलावा कोई काम वहां नहीं कर सकते। मतलब रेजिडेंशियल जी आप रेजिडेंस तो बना सकते हैं, यहाँ पर कमर्शियल काम कोई नहीं कर सकते, तो नहीं कर सकते। या फिर आप यहाँ कपड़े की दुकान तो बना सकते हैं, इस चीज की दुकान नहीं बना सकते, तो वो भी आपको फॉलो करना होगा। या फिर आप किसी और को सब लीज नहीं कर सकते, अगर एग्रीमेंट में लिख दिया गया है तो आपको वो फॉलो करना होगा। या अगर आमतौर पर जैसे इस्लामिक प्रिंसिपल्स हैं तो उसके अंदर ये होगा कि आप ये कहेंगे कि जी हलाल कामों के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी हराम काम के लिए आप इस जगह को यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो किस पर्पस के लिए दी जा रही है वो भी स्पेसिफाई किया जा सकता है। The leasee cannot use the leased asset for any purpose other than the one specified in the lease agreement. However, if no such purpose is specified in the agreement, the leaser can use it for whatever purpose it is used for in normal course. कि आमतौर पर एक प्रॉपर्टी को किस लिए यूज किया जाता है उसी तरह से उसको यूज कर सकता है अगर नहीं स्पेसिफाई किया गया तो। Leasee as a mean, the leasee is liable to compensate the leaser for every damage to the leased asset caused by his misuse or negligence. अब उसने कोई मिसयूज किया, कोई नेग्लिजेंस की और उसकी वजह से प्रॉपर्टी को कोई डैमेज हुआ है, तो वो उसके लिए लायबल है कि वो पे करे क्योंकि वो अमीन है उसका, ठीक है। The leased asset shall remain in the risk of the leaser throughout the lease period in the sense that any damage or loss caused by the factors beyond the control of the leasee shall be borne by the leaser. जल्दला आया, बिल्डिंग डैमेज हो गई, ये लीजर का है, ठीक है। लीज ऑफ जॉइंटली ओन्ड प्रॉपर्टी, तो क्या जॉइंटली ओन्ड प्रॉपर्टी को लीज कर सकते हैं एनीबडी? सर अगर दोनों ओनर कह दें तो फिर तो कर सकते हैं। यस, अगर ओनर्स एग्री हैं, और अगेन जॉइंटली ओन्ड का मतलब सिर्फ 2 ओनर नहीं हो सकते, कहीं जैसे कि एग्जांपल देता हूं, क्योंकि कुछ केसेस के अंदर हम जानबूझकर हम खुद डेलिबरेटली एक फैसला करते हैं कि हमने मिलकर ये चीज खरीदनी है, लेकिन कुछ केसेस में हमें जबरदस्ती दे दी जाती है। हमने इसको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ठीक है, इसलिए मैं अरेबिक टर्म्स की तरफ नहीं जा रहा। वो कैसे होता है, किसी के फादर की डेथ हुई, अब 3 या 4 या 5 बचे हैं, उन सब के इक्वल राइट्स हैं तकरीबन, या जो भी उसका शेयर है उसके हिसाब से उसकी पार्टनरशिप बन गई उस प्रॉपर्टी के अंदर, तो ऑटोमेटिकली कई पार्टनर्स हो गए। तो अगर वो म्यूचुअली एग्रीड है कि हम इसको रेंट पे देते हैं तो वो कर सकते हैं, इसमें कोई ममानियत वाली बात नहीं है। A property jointly owned by 2 or more persons can be leased out and the rental shall be distributed between all joint owners according to the proportion of their share in the property, respective share in the property. A joint owner of a property can lease his proportional share only to his co-sharer and not to any other person. एक चीज इंपॉर्टेंट, जो हके शुफा आपने सुना हुआ होगा, तो फर्स्ट राइट के तौर के ऊपर, जैसे कि आमतौर पे होता है ये प्रॉपर्टी के परचेज और सेल के अंदर भी, कि फर्स्ट राइट के तौर के ऊपर जो जॉइंट ओनर्स हैं वो दूसरे को पूछ रहे कि भाई मैं अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा लीज करना चाहता हूं, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम्हें लीज कर दूं,
तो पहला राइट उसका है कि यार इतना मार्केट से मुझे मिल रहा है, इतने के अंदर अगर तुम लेना चाहो तो मैं तुम्हें लीज करने को तैयार। फर्स्ट राइट उसका है जो ज्वाइंट ओनर है, क्योंकि वो ज्वाइंट ओनर है ना। जैसे कोई कंपनी में शेयर्स अपने वो करती है, सबसे पहले वो कहती है राइट उनका है जो पहले शेयर होल्डर हैं, कि वो अपनी जो शेयर होल्डिंग का जो प्रपोर्शन है उसे मेंटेन कर सके, ये उनका राइट है। तो कंपनी ने फैसला किया नए शेयर इशू करने का, ठीक है, लेकिन जो पहले शेयर होल्डर उनका राइट है कि पहले अगर वो अपना प्रपोर्शन उतना बरकरार रखना चाहते हैं तो उनको पहले राइट ऑफर किया जाएगा कि आपका पहला राइट है, अगर आप ये शेयर खरीदना चाहते हैं तो पहले आप खरीद लें, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे ही इसी तरह से प्रॉपर्टी के केस में भी होता है कि अगर एक मकान बिक रहा है तो सबसे पहले वो पूछेगा अपने हमसायों से कि भाई आपको इस मकान की जरूरत तो नहीं है, मुझे मार्केट में इतने रेट मिल रहा है जितने का वो दूसरा कोई खरीदने को तैयार, अगर इतने में आप लेने को तैयार हो तो मैं आपको बेच देता हूं। पहला राइट उसका होगा जो बिल्कुल साथ वाला नेबर है, और यह हक शुफा बड़ा ही इंपॉर्टेंट लॉ है। समटाइम इट गेट्स पीपल इन अ लॉट ऑफ ट्रबल। डिटर्मिनेशन ऑफ रेंटल। In rental, the rental must be determined at the time of the contract for the whole period of the lease, कि जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उस वक्त पूरे लीज के पीरियड के लिए जो उसका रेंटल है वो तय कर लिया जाएगा। It is permissible that different amounts of rent should be fixed for different phases during the lease period। तो ऐसा किया जा सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आमतौर पर जो लीज एग्रीमेंट होता है उसमें ये होता है कि एक साल बाद रेंट बढ़ जाएगा, अगले साल फिर से बढ़ जाएगा 5%, 10%, जो भी एक रेट होगा कि इतना, क्योंकि इन्फ्लेशन वगैरह हो जाती है तो साल बाद जो रेंट होगा वो इतने % से बढ़ जाएगा, जो आप कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, रेंटल एग्रीमेंट के अंदर। So it should be fixed for different phases during the lease period, provided that the amount of rent for each phase is specifically agreed upon at the time of effecting the lease। तो अगर दोनों में एग्री हो गया है कि इस तरह से इंक्रीज होगा, यही अमाउंट होगी, इस तरह से होगा, तो कोई इशू नहीं है उसमें। If the rent for a subsequent phase of the lease period has not been determined or has been left at the opinion of the leaser, the lease is not void। ठीक है, कि अगर छोड़ दिया गया कि लीजर तय करेगा या उसके अंदर कोई बात तय नहीं की गई कि चलें ठीक है तब देख लेंगे, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि लीज खत्म हो जाएगी, लीज वैलिड रहेगी, ठीक है, लेकिन वो बाद में तय, क्योंकि उन्होंने पहले तय कर लिया कि ठीक है हम एक साल बाद देख लेंगे, उसके हिसाब से रेंट को एडजस्ट भी कर लेंगे। सर वो आपने बैंक की एग्जांपल दी थी कि जैसे हम हर मंथली बेस पे वो रेंट बढ़ा देते हैं, अगर सर वो एग्रीमेंट के टाइम ही ये रख लें कि भाई हर मंथ के बाद अगर रेंट बढ़ना है तो तब भी वैलिड होगा, या तब यही है ना, वो यही करते हैं, उनको ये परमिशन क्योंकि शरिया बोर्ड ने दी हुई कि ठीक है आप हर बार ऑफर एक्सेप्टेंस करेंगे, तो वो पहले ही एग्रीमेंट ये कर लेते हैं कि जी हम हर महीने ऑफर एक्सेप्टेंस करेंगे, हम हर महीने आपको ऑफर करेंगे जी इस महीने का ये रेंट होगा, तो आप उसको एक्सेप्ट करेंगे तो अगले महीने से वो वाला रेंट आपको चार्ज होगा। सही ही होगा, इसको गलत किस तरह कह सकते हैं? मैंने ये नहीं कहा कि गलत है, वैसे मैंने एक बार भी ये नहीं कहा कि ये गलत है, मैंने कहा कि मैं इसको पसंद नहीं करता, मैंने सिर्फ अपना ओपिनियन दिया, और ये मैं भाई बड़ी बार क्लियर कर चुका हूं। जस्ट मेरा ओपिनियन जो है वो बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ इस्लामिक फाइनेंस होता है, मैं कभी भी मुफ्तिहान के फतवे के अगेंस्ट नहीं जा रहा होता। जहां मुझे लगता है कि ये बात सही नहीं है मैं आपको बता देता हूं, जहां मुझे फील होता है, बीइंग अ मुस्लिम एक इंसान भी तो है ना, उसकी कॉमन सेंस भी तो है ना। क्यों? मेरा एक रीजन है इसके पीछे, सादा सा रीजन, अगर शरिया बोर्ड को पेमेंट बैंक कर रहा है तो उसकी इंटेग्रिटी उतनी नहीं रह जाती। मैंने कई बार ये स्टेट बैंक से भी बात की है कि वाई डोंट यू पुट एन इंडिपेंडेंट शरिया बोर्ड इन अ बैंक, जैसे कि एक्सटर्नल ऑडिटर होता है वो इंडिपेंडेंट है, इस तरह का शायद इससे भी कोई ज्यादा सिक्योर सिस्टम हो। और रीजन है इसके पीछे, हमारे मुफ्तिहान को हम पे क्या करते हैं, हमारे एकेडमिक्स को हम क्या पे करते हैं, तो जैसे हम उनको पेमेंट करते हैं वैसे ही उनके डिसीजन होंगे, वैसे ही आपको पढ़ाया जाएगा ले सपोज, ठीक है। सो इस ओपिनियन को माइंड में रखते हुए कि कहीं हम, क्योंकि अल्लाह खुद कहता है कुरान पाक के अंदर कि ये अल्लाह की बांधी हुई हदें हैं, इनके करीब मत भटको, ऑल्दो ये डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर है, लेकिन कुरान की जनरल पूरी टीचिंग है, तो हम इसको बाकी सारी टीचिंग्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ने एक लिमिट लगा दी है, तो उसके करीब भी ना जाए, उससे दूर ही रहें, थोड़ा सा कोशिश करें हम क्यों उस एज के ऊपर चलना चाहते हैं जहां से हमें पता है कि हो सकता है हम हराम की तरफ गिर जाएं, हो सकता है हमारा एक कदम पड़ जाए। आप एक लाइन पर चल रहे हैं तो हो सकता है एक बार कदम इस तरफ हो जाए, हम क्यों उस लाइन को ढूंढ के उस पर चलना चाहते हैं। सिर्फ इतना ओपिनियन है इसके अंदर, और कुछ नहीं। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि ये गलत है, मैं ये कह रहा हूं कि ये ऑन द फेस ऑफ इट मुझे पसंद नहीं आया। मैं प्रेफर करूंगा कि अगर बैंक ऐसा करना भी चाहता है वो सीधा फॉलो करें कन्वेंशनल को। कन्वेंशनल कहता है जी हम आज, क्योंकि हम जो रेंट इंटरेस्टली चार्ज होता है वो जो इंटरेस्ट चार्ज होता है इस तरह की लीजिंग वगैरह के ऊपर, वो इसी तरह चार्ज होता है कि वो फिक्स नहीं होता, वो फ्लोटिंग होता है।
उसको देखेंगे हम भी फ्लोटिंग रखेंगे। सो मेक्स नो सेंस। उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर मैं कह रहा था कि आप उसको एनुअली फ्लोटिंग कर सकते हैं, लेकिन ठीक है, मैंने आपको ये भी बताया कि मुफ्तियान का फतवा, इसलिए आपके ऊपर कोई उसके अंदर इशू नहीं होगा, आप कर सकते हैं। ओके, the determination of rent on the basis of aggregate cost incurred in the purchase of the asset by the leaser as normally done in financial lease is not against the rules of Sharia if both parties agree to it, provided all other conditions of a valid lease prescribed by the Sharia are fully adhered to. Again, अब ये भी difference of opinions बहुत सारे हैं हमारे पास, कई फिकास भी आ जाते हैं, और फिका के अलावा कंट्रीज के अंदर मुफ्तियान के अपने ओपिनियंस के अंदर डिफरेंस है। अब हालांकि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब यहाँ पर भी फतवा देते हैं, वो मलेशिया में भी देते हैं, वो यूके में भी देते हैं, वो डिफरेंट कंट्रीज में, गल्फ में भी देते हैं। मजे की बात है कि मलेशियंस आपके इजारा बेस्ड एग्रीमेंट्स को मानते नहीं, वो कहते हैं जी आप गलत करते हैं। वो उल्टा आपको कहेंगे जी आप गलत इस्लामिक बैंकिंग करते हैं। मैं अपना ओपिनियन नहीं बता रहा, मैं उनका ओपिनियन शेयर करूं। इवन गल्फ वाले नहीं मानते, वो हमारे को नहीं, सबकी आपस में एक लड़ाई है डिफरेंट। वो कहते हैं कि जब आप चीज बेच ही नहीं रखते, इजारा इज नॉट द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, आप क्यों इसे एक ट्रांसफर ओनरशिप वाले एसेट के लिए यूज करते हैं? तो वहां डिफरेंट मुफ्तियान है, उनका डिफरेंट ओपिनियन है, हमारे यहाँ डिफरेंट मुफ्तियान है, उनका अपना ओपिनियन है, उन्होंने अलाउ किया हुआ, इसलिए आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन सबका अपना अपना ओपिनियन है। तो वी डोंट हैव अ प्रॉफिट बिटवीन अस टू डिसाइड, सो अल्लाह आलम। सर इजारा में बेसिकली है कि प्रोडक्ट यूज नहीं कर सकते आप, प्रोडक्ट ओनरशिप का सिर्फ हुआ है ना कि ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होनी चाहिए। तो कहां पर हो रही है? कहां पर हो रही है? जब इजारा कंप्लीट हो जाता है, आपने बैंक से जाके गाड़ी की लीजिंग करवाई, ठीक है, तो उस एग्रीमेंट के अंदर सबसे पहली चीज वहां पर लिखा हुआ होता है कि ये गाड़ी हम इस एग्रीमेंट के एंड के पर आपको गिफ्ट कर देंगे। एग्रीमेंट में लिखना प्रॉमिस किया है सिर्फ, हालांकि यूनिलैटरल प्रॉमिस है, बैंक सिर्फ वन साइडेड प्रॉमिस कर रहा है। अब ये यूनिलैटरल प्रॉमिस भी मैं पर्सनली समझता हूं कि एक तरीका निकाला गया है कि चीजों के अगेंस्ट कोई अगर मतलब किसी को लायबल बनाने का, कि कम से कम बैंक में आप बैंक को कोर्ट ले जा सके या बैंक कस्टमर को कोर्ट ले जा सके, सिर्फ एक तरीका निकाला गया है। वरना जब कॉन्ट्रैक्ट की कोई कंडीशन हो ही नहीं सकती, एक कॉन्ट्रैक्ट दूसरे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बांधे, तो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट करने में उसका अपने तरीका निकाला, एक प्रॉमिस करवा लेते हैं, ठीक है। लेकिन चले, मुफ्तियान ने अलाउ किया, लेट इट बी। सिर्फ हमारी कंट्री में हो रही है? नहीं, ये वाला वैसे डिफरेंट जगहों के ऊपर एप्लीकेबल है, जो आपका प्रॉमिस वाला पर्सपेक्टिव है। वेयर वाज आई? चले, विल स्टार्ट अगेन। सो सिमिलरली दूसरे पॉइंट के ऊपर कहां पर होता है ये? जब आपका लीज एग्रीमेंट खत्म होता है तो बैंक आपको वो गाड़ी हिबा कर देता है, और ये पहले दिन से अंडरस्टूड होता है कि हिबा होगी। जबकि हमने जब इंटरेस्ट बेस्ड डीलिंग देखी थी तो उसमें यही देखा था कि जी पहले दिन से अगर ये तय कर लिया आपने कि जी अंडरस्टूड है, आपस में आपकी बात नहीं हुई, लेकिन वो भी ये जानता है कि यार ये कुछ ना कुछ ऊपर देगा मुझे, आपको होता है देना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ ऊपर, मैंने कर्जे के ऊपर पैसे लिए हैं, तो वो तो प्योर इंटरेस्ट है। और इस्लाम इंटरेस्ट का हर दरवाजा बंद करता है, कोई भी डोर ऐसा ओपन नहीं छोड़ता जहां से इंटरेस्ट किसी भी तरह से लिया जा सके। इवन सेल एंड रीपरचेज को उसने मना किया है। तो अगेन डिफरेंट मुफ्तियान है, उनके डिफरेंट ओपिनियन है, सो वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट दैट। लेकिन जैसे कि मैं बता रहा हूं कि ये प्रैक्टिस जो है वो गल्फ में या मलेशिया के अंदर यूज नहीं होती, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, या अगेन इसके अंदर जो ये पर्सपेक्टिव था ये मैं एक्सप्लेन कर दूं, वो ये था कि अगर आप एसेट की कॉस्ट को बेस बना लें रेंटल अमाउंट तय करने के लिए, तो इसमें कोई मुमानिहत नहीं है, क्योंकि रेंटल की अमाउंट के ऊपर कोई कंडीशन अप्लाई नहीं की। जैसे परचेज और सेल के अंदर सेल की अमाउंट के अंदर प्रॉफिट आप कितना ले सकते हैं, इस पर कोई कंडीशन नहीं है। सिमिलरली रेंटल पे भी कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। तो आप जितना चाहें, आप चाहें कि जी मैंने इतने की जमीन खरीदी है या इतने की गाड़ी खरीदी है, तो इसको डिवाइड कर लेते, इतने सालों के लिए आपको लीज पे देना हो तो आपको इतना हिस्सा बनता है, आप इतना पे करेंगे। तो इन शरिया टर्म्स इसको मुफ्तियान ने अलाउ किया है कि इसकी कोई कंडीशन नहीं है। बट देन अगेन अल्लाह वाला, वी डोंट नो दैट कि इसमें क्या पॉलिसी है, क्या ऐसा किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए, वी डोंट नो दैट।
क्योंकि आमतौर पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट में अगर इसी तरह की एक और बिल्डिंग है उसका रेंट कितना चल रहा है, वो डेफिनेटली उतना नहीं होगा। जैसे कि आप गाड़ी रेंट पे ले लें किसी से, उसका रेंट उतना नहीं होगा एज कंपेयर टू जो बैंक आपसे लीजिंग के अंदर, इस्लामिक बैंक भी लीजिंग के अंदर रेंट चार्ज कर रहा होगा, क्योंकि उसने अपनी कॉस्ट भी कवर कर रही है उसके अंदर। सो अल्लाह नोज बेस्ट। The leaser cannot increase the rent unilaterally and any agreement to this effect is void. ठीक है, तो लीजर कैन नॉट इंक्रीज द रेंट यूनिलैटरली, वो अपनी मर्जी से कि जी मैंने बस आज रेंट बढ़ा दिया इतना, वो नहीं कर सकता। मैंने बताया ऑफर एंड एक्सेप्टेंस भी होती है, लेकिन खैर इस केस के अंदर भी अगेन बैंक इज ऑल इन ऑल सुपर पावरफुल, उसने आपसे एग्रीमेंट साइन करवाया, आपको कोई एक भी टर्म चेंज करने दी। सो जब वो ऑल इन ऑल है, जब आप कोई एग्रीमेंट की चीज चेंज नहीं कर सकते और कस्टमर को टेक इट और लीव इट वाली बात है, तो आई डोंट थिंक दिस मेक्स एनी डिफरेंस, बट स्टिल फतवा है तो आप यूज कर सकते हैं। सर वो तो फिर कस्टमर की बात है ना, वो यूज ना करे अगर उसको टर्म्स उसकी नहीं फेवरेबल लग रही। मैं आपको बता चुका हूं कि अगर उसको और कोई ऑप्शन नहीं मिल रही, सिर्फ इंटरेस्ट बेस्ड ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो इसको चूज करना उसके ऊपर बेहतर है, बेहतर है फॉर श्योर। कितना बेहतर है? 100 टाइम्स बेहतर है फिर भी कन्वेंशनल से। अगर 100% इस्लामिक नहीं है तो भी, अगर नहीं है तो, मैं अगेन अगर का वर्ड यूज कर रहा हूं, आई डोंट नो, अल्लाह नोज बेस्ट, मुझे नहीं पता कि कितना इस्लामिक है, हो सकता है 100% हो, ठीक है, आई डोंट नो। हम बस अपने अंदाजे से उसको चला रहे हैं, और अगेन हम जितना हो सकेगा इंटरेस्ट से भागने की कोशिश करेंगे, जितना हमारे इस वक्त में हमारे लिए पॉसिबल है। The rent or any part thereof may be payable in advance before the delivery of the asset to the leasee, but the amount so collected by the leaser shall remain with him as on account payment and shall be adjusted towards the rent after its being due. इसको एक्सप्लेन कर देता हूं मैं आपको इन सिंपल टर्म्स। इस्लामिक पर्सपेक्टिव में रेंट आप प्रॉपर्टी पे तब तक चार्ज नहीं कर सकते जब तक आपने प्रॉपर्टी उसको हैंड ओवर नहीं कर दी। जिस दिन हैंड ओवर कर दी है उस दिन आप रेंट चार्ज कर सकते हैं, लेकिन कन्वेंशनल के अंदर जिस दिन से एग्रीमेंट हो गया उस दिन से रेंट चार्ज होना शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जांपल कन्वेंशनल कार लीज करवाएंगे, जिस दिन एग्रीमेंट हो गया रेंट चार्ज होना शुरू हो गया। जबकि इस्लामिक के अंदर जिस दिन गाड़ी की डिलीवरी होगी, क्योंकि अभी आपने गाड़ी बुक करवानी है, गाड़ी मैन्युफैक्चर होकर आएगी, जिस दिन डिलीवरी होगी कस्टमर को उस दिन से रेंट चार्ज हो सकता है, उससे पहले रेंट चार्ज नहीं किया जा सकता। क्योंकि जब उसके पास एसेट गया ही नहीं तो उसको यूज फ्रूट का राइट कैसे चला गया जिसके अगेंस्ट आपने पैसे लेने हैं? तो यूज फ्रूट तभी जाएगा जब एसेट ट्रांसफर होगा। सर अगर कोई किसी को अपनी जगह रेंट पे देता है या और उसने कंस्ट्रक्शन करवानी है उसके ऊपर, तो फर्स्ट डे से वो कंस्ट्रक्शन शुरू करवा देगा, उसी दिन से रेंट स्टार्ट हो जाएगा, या जब वो अपना बिजनेस स्टार्ट करेगा तब से होगा? अगर जगह बेसिकली रेंट की गई है, इन दैट केस फर्स्ट डे से रेंट स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि बिल्डिंग की बात नहीं हुई, उसका हिस्सा बिल्डिंग में है ही नहीं। अगर बिल्डिंग में शेयर होगा तो बिल्डिंग बनने के बाद से रेंट स्टार्ट होगा। अगर हिस्सा जमीन के अंदर है और जमीन रेंट आउट की गई है, जमीन का रेंट पहले दिन से शुरू हो जाएगा। और ये बैंक करते हैं, इस्लामिक बैंक ये करते हैं, ये हमने मुफ्ती साहब से एक बार डिस्कस भी किया है। तो क्योंकि इस मामले में कुछ इश्यूज आए हैं, बंदे ने लोन कर लिया, बैंक के साथ एग्रीमेंट कर लिया रेंटल का, बिल्डिंग बनाने का, बिल्डिंग लेट सपोज कुछ बुनियादें डाल के उसके बाद बैठा हुआ नहीं बना रहा। अब जब तक बिल्डिंग कंप्लीट नहीं होती, ये बिल्डिंग तकरीबन कंप्लीट हो गई है, प्लस्तर नहीं करवा रहा, काम नहीं शुरू, एंड नहीं कर रहा उसको, जिस दिन एंड करेगा उस दिन से रेंट स्टार्ट हो जाएगा। बैंक को लॉस हो रहा है, बैंक चार्ज नहीं कर सकता है तब तक, बैंक को लॉस हो रहा है, क्या करे बैंक? तो बैंक फंस गए इस केस के अंदर। तो इसके ऊपर उलमा ने जो एक तरीका निकाल के दिया, ठीक है वो आपके पास बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए आता है ना, अब तुम्हें कंस्ट्रक्शन के लिए कितने पैसे चाहिए? वो कहते हैं जी 40 लाख। तुम्हारे पास जमीन है? हाँ जी जमीन है। जमीन कितने की है? 80 लाख की। ठीक है जी, अपनी जमीन का आधा हिस्सा मुझे बेच दो। 40 लाख में आधा हिस्सा उसे बेच दिया बैंक को, और ये 40 लाख रुपया जब बैंक आपको दे रहा है तो इसको आप यूज करके अपनी बिल्डिंग बना लें। तो 40 लाख उसने अपनी जमीन का एक हिस्सा उसको बेच दिया। अब फर्स्ट डे से बैंक रेंट चार्ज कर सकता है, वो बिल्डिंग कंप्लीट करे ना करे। जैसे मैंने अभी पहले ये बात क्लियर कर दी थी कि जगह लेने के बाद वो उसको इस्तेमाल करे ना करे ये ओनर की मर्जी। भी एक बंदे ने आपसे एग्रीकल्चरल जमीन ले ली, एग्रीकल्चर जमीन के ऊपर सोचा था ये था कि मैं काश्त करूंगा कोई चीज, फिर उसे पता चला या वो बीमार हो गया या कुछ भी हो गया, उसे पता चला कि इसके अंदर इतना पैसे नहीं बनने वाले, तो उल्टा मैं पैसे लगाऊंगा, मेहनत लगाऊंगा, उतने पैसे मेरे बनने नहीं है, उल्टा नुकसान हो जाएगा। उसने कहा मैं नहीं करता काश्त।
तो इसका मतलब ये नहीं है कि रेंट पे नहीं होगा। जमीन उतने अरसे के लिए उसके पास है तो रेंट उसका पे होगा। ये अलग बात है कि जो लीजर है वो कहेगी ठीक है आपने अगर इस्तेमाल नहीं करनी तो विदाउट रेंट आप मुझे वापस कर दें, नो प्रॉब्लम, हम एग्रीमेंट यहीं कैंसिल कर देते हैं, दोनों म्यूचुअली कर दें, तो एहसान का मामला और है टोटली। लेकिन वो रेंट लायबल है पे करने का अगर वो जमीन उसके पास खाली भी पड़ी रहती है। तो मैं कहीं से एक वेयर हाउस लूँ, खाली रखूँ भाई, मुझे सामान आना है, सामान आएगा तो उसमें रखूंगा ना, अभी नहीं आया, जब तक खाली पड़ा मैंने तो रेंट पे करना है उसका वेयर हाउस का। सर एक और ये है कि अगर एक शख्स की जमीन है और या। वो किसी को मतलब साथ पार्टनरशिप बिजनेस करना चाह रहा है उसी जमीन के ऊपर, ठीक है, तो जो एक और उसका पार्टनर जो भी आएगा, क्योंकि जगह तो उसकी अपनी है ना, वो अपनी जगह उस बंदे को रेंट पे दे रहा है साथ, तो मतलब पार्टनरशिप जब पार्टनर है तो रेंट के ऊपर कैसे दे दी? सर ऐसा होता है, मैंने देखा है। नहीं, होता की बात अलग है, इस्लामिक प्रिंसिपल अलग है। नहीं पूछना, इस्लामिक प्रिंसिपल के अंदर आप अपनी जमीन अपने पार्टनर को रेंट पे नहीं दे सकते, क्योंकि जब आपने पार्टनरशिप की, नाउ यू आर अ सिंगल एंटिटी, तो अपनी जमीन अपने आप को रेंट पर कैसे दे सकते हैं आप? गेट दिस आइडिया? वो पार्टनरशिप का एग्रीमेंट होगा, वहां जमीन अगर इन्वॉल्व हो रही है तो जमीन अपनी वैल्यू के ऊपर एज कैपिटल इन्वेस्ट होगी। सर इसकी वो बता दूं, जैसे अब अगर फादर अपने बेटे को दे देता है, फॉर एग्जांपल, बेटा किसी जो जिसको मर्जी दे, बेटा किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहा है, फादर अपने बेटे को उधार भी देगा ना, तो बेटे को वो उधार वापस करना है, Exactly. चाहे बाकी पैसे भी उसने बेटे से ही लेने, बेटे ने फादर से ही लेने हैं, लेकिन फादर ने गिफ्ट तो नहीं दिया, फादर ने दिया उधार, पैसे रख लो भाई। ये उधार लेकर मरना भी उधार के साथ मरने के साथ काउंट होगा, ठीक है? इसलिए अगर फादर ने उधार दिया है वो उधार वापस होना है। और आपने भी एग्रीकल्चर की एग्जांपल दी कि वो कहते हैं कि भाई एहसान वाला मामला हो जाए वापस कर दे। अगर इसी केस में जैसे फादर ने उधार दी बेटे को, नहीं इसको रिलेट में करो स्टार्ट करो, ऐसा वो कर दी, फादर ने दे दी जैसे बेटे को उधार भी, जैसे आप कह रहे हैं, और वो पार्टनरशिप रेंट कर रहे हैं, अगर वो पार्टनर कहता है कि भाई जैसे आपने कहा पैसे नहीं है, जो भी मसला है उसने बैकआउट करना है उससे, तो सर वो फिर उस सेंस में ये भी तो कहते हैं ना कि मैंने जो अपनी इन्वेस्टमेंट किया मुझे वापस भी चाहिए, कुछ भी बना रहे हैं। दोबारा समझाओ। मैं बताता हूँ सर, एक जगह है और फादर ने अपने बेटे को दे दी, ठीक है, बेटे ने किसी के साथ पार्टनरशिप पे उसी जगह पे बिजनेस किया, ठीक है, जो इन्वेस्टर आया जो भी उस जगह पे बिजनेस करने के लिए, बेटे और बाप का मामला, बाप ने बेटे को दे दी जगह अपनी, ठीक है, अब मामला है सिर्फ उन दो का, जो इन्वेस्टर है और जो जिसकी रेंट चार्ज किया है कि नहीं? हाँ रेंट चार्ज हुआ, ठीक है, ठीक है। अब अगर वो इन्वेस्टर कहता है कि किसी भी वजह से उसका वो नहीं हो रहा, मतलब उसके पैसे नहीं है, जो भी वजह, वो बैकआउट कर दे उस एग्रीमेंट से, जो थर्ड पार्टी आई है, जो थर्ड पार्टी आई है, तो थर्ड पार्टी ये कहेगी कि मुझे अपनी इन्वेस्टमेंट वापस चाहिए, ठीक है, जो उसने जो भी लगाई थी अब तक लगा ली थी कंस्ट्रक्शन के ऊपर, कंस्ट्रक्शन करनी हाँ थी कोई जी, उन्होंने, ये भी तो क्लियर करना कि उसके जमीन का करना क्या था जो रेंट पे दी, कंस्ट्रक्शन करनी थी ना उसके कंस्ट्रक्शन ऊपर। करनी ना, कुछ भी बिजनेस करना था ऊपर। अगेन इस केस के अंदर ये मामला डिफरेंट हो जाएंगे, एक रेंटल एग्रीमेंट है वो टोटली डिफरेंट है, एक हाँ जी, बंदे दो- से दो रेंट के पर agreement लिया है, जमीन, एक ठीक partnership का है। agreement अब वो जब पार्टनरशिप में है उसको पता था कि ऑलरेडी रेंट पे एक जमीन है हाँ जी, इसमें इन्वॉल्व, तो वो रेंटल एग्रीमेंट अलग इजारा का चल रहा है, ठीक है, ये दो की पार्टनरशिप अलग हुई कैपिटल की बेसिस के ऊपर, जिसके ऊपर उन्होंने बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी, ठीक है। जब वो जाना चाहता है तो पहली चीज कि आमतौर पे पार्टनरशिप के अंदर ये रूल होता है, अब ये पार्टनरशिप के रूल चले जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, कि जी एक पार्टनर की वजह से दूसरे को नुकसान नहीं करवाया जा सकता। अभी वो अपने पैसे लेकर जाएगा तो ये मामला खराब हो जाएगा ना, कैसे बनेगा? तो एक की वजह से दूसरा का नुकसान, तो ये कहेगा कि कोई और इन्वेस्टर तुम्हारी जगह आके ये तुम्हारा शेयर खरीद ले तो मुझे कोई एतराज नहीं है, इस तरह की कोई डील कर सकते हैं, ठीक है, या एग्रीमेंट में पहले से लिखा हो तो उस तरह से डील होगी अगेन, ठीक है। लेकिन आमतौर पे इस बात को पसंद नहीं किया गया कि आपने एक सेटअप स्टार्ट किया तो बिजनेस लॉन्ग पीरियड के लिए होता है तो ही प्रॉफिट देता है, शॉर्ट टर्म में वो लॉस दे देगा अगर आप इस तरह भागेंगे तो इसकी परमिशन नहीं दी जाती कि उसको जाने की इजाजत दे दीजिए और दूसरे को नुकसान करने की इजाजत दे दीजिए, इसकी इजाजत नहीं दी जाती होती। क्लियर? अब एक सिंपल सी टर्म, जैसे कि जी वालिद ने बेटे को दे दी, इसने, इन इस्लामिक प्रिंसिपल्स, कुरान के वर्ड्स, तुम हमारे पास, अब मैं एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं बता रहा इसलिए मैं आपको ये बता दूं पहले क्लियरली, वैसे ही तन्हे तन्हा आओगे जैसे हमने दुनिया में तुम्हें पहली बार पैदा किया था, तन्हा, अकेला, अलोन, नो फादर, नो सन, नो मदर, नो डॉटर, नथिंग, अलोन। हर बंदा इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल है। अब होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम के अंदर बेटों ने अपने वालिद के साथ जंग भी लड़ी है। क्यों? ये अल्लाह का हुक्म आ गया है तो यू हैव टू बी ऑन द राइट साइड, अदरवाइज कहां नहीं कहा गया कि जी पेरेंट्स की नाफरमानी मत करो, उनको
अगर दिन में स्माइल करके देख लें वो भी सदका है। बूढ़े हो जाएं तो उन्हें झिड़को मत, कुछ कहा ना जाए उन्हें, लेकिन जहां आ जाता है कि इस्लामिक पॉलिसी आ जाएगी, जहां अल्लाह का कानून आ जाएगा, वहां पर कोई रिलेशनशिप नहीं देखी जाएगी। यहां तक कि जी ये जो बच्चों के लिए हमने कि जी बच्चों के लिए मैंने ये बनाना है वो करना है, इस्लाम कहता है ठीक है, बेहतर है कि कुछ ना कुछ उनको वेल बीइंग के साथ छोड़ा जाए, जितना आप स्पेंड करें आपका सदका है एक किस्म का, लेकिन ये तुम्हारे लिए इम्तिहान है। ये दुनिया, ये माल, ये औलाद, ये इम्तिहान है, ये टेस्ट है, ये तुम्हें अल्लाह की तरफ से गाफिल ना कर दें। सबसे ज्यादा अजीज अल्लाह की जात होनी चाहिए किसी भी इंसान के लिए, और कुछ भी नहीं। अगेन ये मोमिन की डेफिनेशन के अंदर आता है। और सबसे इंपॉर्टेंटली एक चीज, अक्सर चीजों में कुरान पाक को हम क्वेश्चन कर लेते हैं। ये मुफ्तियान से जब भी हमारी डिस्कशन होती है, हमारे स्टूडेंट्स अक्सर कर लेते होते हैं कि ये ऐसे है तो ऐसे क्यों नहीं, वो ऐसे है तो वो वैसे क्यों नहीं। जब हमें आइंस्टाइन कहता है E = mc², उससे तो हमने कभी क्वेश्चन नहीं किया कि भाई हमें साबित करके दिखाओ सामने। हमें एक बायोलॉजिस्ट कहता है, बुक के अंदर उसने लिख दिया सेल ऐसा होता है, इसके अंदर ये होता है, न्यूक्लियस होता है, ये होता है, इस तरह इसकी बाउंड्री होती है। उन्होंने दिखाओ, सामने दिखाओ तो मानूंगा, वरना मैं तो नहीं मानता भाई। मैं क्यों, सामने दिखाओ पहले मेरे करके। जब हमारे पास कुरान पाक की कोई बात आती है, नहीं ये साबित करो, ये कैसे ऐसे है, ये ऐसे है तो ऐसे क्यों है, वैसे क्यों नहीं है, तो एक ही आर्गुमेंट्स हमारे बनते नहीं हैं। उसकी हिकमत जो है वो ह्यूमन विजडम से बियॉन्ड है। हम कुरान पाक में ऐसे ही चैलेंज नहीं कर दिया गया कि अगर तुम सच्चे हो तो अपने साथ वालों को भी मिला लो, ये जितने भी तुम्हारे स्टैचूज हैं, ये जो भी है, और इनसे कहो एक आयत ऐसी बना ला। एक आयत सबसे छोटी 3 वर्सेस की है। किसी एक ने भी ये नहीं कहा कि जी हम बना लें, ना कोई बना के लाए। उन्हें पता था कि ये वर्ड्स ही डिफरेंट है। हजरत उमर का जो इस्लामिक सेक्शन है, क्या आला कलाम है। उनको ये पता था, उनकी लैंग्वेज उन्हें पता था कि जी ऐसा हम नहीं लिख के ला सकते इससे मिलता जुलता भी कुछ भी, ये वर्ड्स ही और हैं। इसीलिए कहा गया है कुरान पाक के अंदर भी कि यहूदी जो हैं, ये इनके उलमा जो हैं, ये ऐसे होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानते हैं कि ये प्रॉफिट हैं, जैसे ही अपने बच्चों को पहचानते हैं। कौन अपने बच्चों को नहीं पहचानता, ये ऐसे पहचानते लेकिन मानेंगे नहीं। गेट द आइडिया। सो रूल्स हमारे पास आ गए हैं, उनको हमने एज इट इज फॉलो करना है। अगेन बेस्ट सोर्स द होली कुरान, उसको फॉलो करते हुए जो बेस्ट है उसकी बेसिस के ऊपर, नॉलेज के बेसिस के ऊपर डिसाइड कर सकते हैं, फॉलो करें। और अगेन ये भी कि अपनी लाइफ को इस पॉइंट के ऊपर भी, व्हेन यू सिटिंग हियर, हम यूजुअली अज्यूम करके बैठे होते हैं कि हम 100 साल 150 साल 200 साल को जीने वाले हैं। तो यार ये रिलीजियस काम ना कल करेंगे, परसों करेंगे, आज जरा ये वाले कर लें। शैतान का हम सबको ऐसी बातों पे लगाने का तजुर्बा लाखों सालों का है। हमारा तो एक्सपीरियंस ही कुछ नहीं, लाखों साल से हो जाता। अच्छा ऐसे नहीं करता, इस तरीके से करवाओ, ऐसे नहीं करता, इस तरीके से करो। उसका लाखों सालों का तजुर्बा। इंसान ये वाला इससे नहीं माना था ना, इससे माना था, ये इससे नहीं माना था, इससे माना था, इससे नहीं माना था, इससे माना था। अच्छा नहीं यार 2 मिनट तो रुको, नमाज अभी थोड़ी देर बाद पढ़ते हैं। अच्छा कोई बात नहीं, आज नहीं पढ़ी ना, कल पढ़ लेंगे। मजे की बात, इंटरेस्टिंग। इवन मेरे साथ हो जाता है अक्सर ही। ओहो आज फजर रह गई, चलो अब जोहर भी छोड़ो यार, फिर कोई बात नहीं, कल से फजर से दोबारा स्टार्ट करूंगा। ओ भाई जोहर तो पढ़ ले, उसका उला अलग है, फजर वाली का अलग था। गेट दिस ओपिनियन। तो बेसिकली हम ऑलमोस्ट अपनी लाइफ का एक बड़ा हिस्सा ऑलरेडी गुजार चुके हैं, यू एंड मी सिटिंग राइट हियर। क्योंकि ऑन एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 60s, पाकिस्तान में तो मैं उसको भी बड़ा ही समझता हूँ कि 60 तक कोई पहुंच जाए बड़ी बात होती है। तो फॉर एग्जाम्पल आई हैव स्पेंट ऑलमोस्ट हाफ माई लाइफ। So if anybody asks me, are you ready to go? So I don't think so. What have I collected for the hereafter? और ये ख्याल हमें आम तौर पर 60s के बाद आने शुरू होते हैं। अब कुछ करना शुरू करते हैं भाई आगे ले जाने के लिए। नो, इस्लामिक रिलीजन है, इसकी फिलॉसफी है कि डू वट एवर यू कैन डू इन योर यूथ। यू डोंट नो। हमें जब गारंटी नहीं इस बात की कि मैं अगले सेकंड यहां होऊंगा कि नहीं,
आपने सुना होगा हमारे स्टूडेंट्स के बारे में, डिफरेंट स्टूडेंट्स हमारे, मैं तकरीबन पिछले कई सालों से पढ़ा रहा हूँ, कम से कम 2 से 3 स्टूडेंट मेरे सामने जो मुझे याद हैं आज भी कि स्टूडेंट हमारे पास क्लास में था, अच्छा भला सडनली डाइड। बहुत सारे इसके अलावा सिर्फ हमारी यूनिवर्सिटी के तो मैं बता रहा हूँ और इंस्टीट्यूशन के अंदर अच्छे भले स्टूडेंट है, पता चला इसकी डेथ हो गई। अब वो तो अपनी लाइफ के प्राइम में थे ना। जस्ट इमेजिन, आर वी रेडी कि कल को अगर मौत का फरिश्ता है, हम उसे भगा तो नहीं सकते। अभी कोविड आया था, लेट्स सपोज, कोई भी और डिजीज आ सकता है, वायरस आ सकता है, उसकी भी जरूरत नहीं है उसको तो आर वी रेडी? वी हैव टू थिंक अबाउट दिस। और इस बात के पर इत्तेफा ना करें कि कोई बात नहीं, हम नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं, बस जूस की तरह हम तो जी पकड़ेंगे, बस जी हमें ले चले, बस कुछ नहीं, हमें नहीं पता। अदल होकर रहेगा, यहां तक कि अगर किसी जानवर ने किसी जानवर के ऊपर जुल्म किया, उसको भी जिंदा करके हिसाब करके वापस खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन अदल होगा। क्योंकि अल्लाह की एक सिफत में से एक सिफत अल्लाह सुब्हान तआला की ये भी है कि वो जस्ट है, जस्टिस करेगा। इस दुनिया को इसलिए नहीं बना दिया गया कि यहां जो हुआ हुआ बस सब भूल जाओ। इस दुनिया में अगर किसी को पनिशमेंट भी मिल गई है अदालत से, लेट्स सपोज, क्या वो उसी पनिशमेंट के बराबर होगी जो उसने दूसरे बंदे के साथ जुल्म किया? नॉट पॉसिबल। तो वहां अदल होगा, प्रॉपर मैयड। हम तो सोच भी नहीं सकते ना कि भाई इस चीज को कैसे मैयर किया जाएगा, ये गुनाह, ये चीज, ये बेनिफिट, हमने ये सवाब का काम किया था। वहां मैयड आएगा, कहा गया कि एग्जैक्ट हर बंदा देखेगा कि छोटी से छोटी चीज भी अंदर मिस होनी है। सब कुछ लिखा हुआ अंदर, कोई चीज मिस नहीं हुई। मैं मिस कर गया था, ये मैंने अच्छा काम किया था, ये भी लिख दिया गया। मैं मिस कर गया था, ये 2 लाख मैंने गलत काम किए थे, मुझे तो ख्याल भी नहीं आया कभी कि हमारे स्टूडेंट अक्सर ये फर्नीचर डैमेज करते हुए सोचते भी नहीं। अगर और कुछ भी नहीं हो रहा, यूनिवर्सिटी के साथ को बदला भी लेना है, अपने खाते में नुकसान डालते जा रहे हैं। दीवार पे शू लगा दिया, कुछ भी कर दिया, अपने खाते में हम नुकसान डालते जा रहे हैं। वाई? क्यों बिला वजह डालते जाए? इन छोटे छोटे गुनाहों से बच के रहना। हमने ये शुरू में भी एक बार डिस्कस किया था, हमने जब तफसीर सुनी थी, क्योंकि ये इंसान पर जमा कर दिए जाएंगे, यहां तक कि उसे हलाक कर देंगे। और कोई भी छोटी नेकी को कम समझ के छोड़ ना दें। हो सकता है मगफरत हो जाए, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको क्वेश्चन करने से रोका, इसका मतलब मैं सिर्फ एक पर्सपेक्टिव समझाना चाह रहा था। उस पर्सपेक्टिव में ये आपको क्लियर हो कि इन इस्लामिक लॉ जब आ जाएगा तो शरिया के लॉ के अगेंस्ट फादर सन कोई रिलेशनशिप काउंट नहीं होती, वहां शरिया का लॉ फॉलो होना है। The lease period shall commence from the date on which the leased asset has been delivered to the leasee. ठीक है। If the leased asset has totally lost the function for which it was leased, the contract will stand terminated. तो जिस वक्त वो एसेट इस्तेमाल के काबिल नहीं रहा, तो अब वो लीज टर्मिनेट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल एक्सीडेंट हो गया, अब इसमें लीजी का कोई कसूर नहीं था, गाड़ी टोटली डैमेज हो गई है, अब वो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं हो सकती। इन दिस केस वो लीज फौरन टर्मिनेट हो जाएगी, उससे लीज के पैसे नहीं ले जाएंगे। जबकि कन्वेंशनल बैंक आपसे पैसे लेता रहेगा जब तक कि उसकी पैसे पूरे नहीं होते। गाड़ी डैमेज हो जाए, गायब हो जाए, इस्लामिक बैंक के अंदर ये है कि वो फिर आपको नई गाड़ी लेके देंगे, नई लीज स्टार्ट हो जाएगी। पुरानी वाली खत्म, उनका भी बेनिफिट खत्म, उनका भी लॉस खत्म, आपको भी जो गाड़ी मिल रही थी वो खत्म, नए सिरे से नई लीज स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप कहेंगे कि हाँ जी मैं नहीं कर रही, तो नए सिरे से नई लीज स्टार्ट हो जाएगी। जैसे फ्लड के अंदर ये मेरी मिजान वाल से खैर बात हुई थी, उन्होंने मुझे बताया भी था कि सर फ्लड के अंदर हमारी जो कराची के कई कस्टमर्स हैं उनकी गाड़ियां डैमेज होंगी बहुत सारी, तो हमने सबको गाड़ी रिप्लेस करके नई लीज स्टार्ट करवाई थी उनकी। जबकि कन्वेंशनल बैंक वाले वो सब अपनी पुरानी गाड़ी जो गायब हो चुकी है, जो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती, उसकी लीज पे कर रहे थे। सो एक ये मेजर डिफरेंस है कि वो रिस्क एटलीस्ट लेते जरूर हैं। तो डेफिनेटली इट मेक्स इट समवट इस्लामिक और मे बी 100% इस्लामिक, अल्लाह नोज बेस्ट। The rentals can be used on or benchmarked with some index as well. In this case, the ceiling and floor rentals can be identified for validity of the lease. अब रेंटल तय के हमने बारे में डिस्कस कर लिया डिटेल के अंदर कि जी वो प्राइस की बेसिस के ऊपर भी किया जा सकता है कि जी हमने 30 लाख की गाड़ी खरीदी है तो इतने सालों के अंदर इतने परसेंट के हिसाब से इतनी आपको मिलेगी और इतना हम परसेंट चार्ज करेंगे। तो एक तो उसके लिए कोई बेंचमार्क करके यूज करें, काइबोर भी यूज कर रहे हैं, तो चाहे ये इंटरेस्ट के लिए यूज होता हो। जैसे हमने शुरू में एग्जांपल देख ली थी इसके मामले को क्लियर करने के लिए कि एक ब्रदर लिकर बेच रहा है, दूसरा ब्रदर जूस बेच रहा है, तो वो कहते हैं लिकर वाला 100% प्रॉफिट, मैं भी 100% लूंगा।
उसमें कोई मुमानत वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी उलमा इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि कोई इस्लामिक बेंचमार्क सेपरेट होना चाहिए। अगर मुझे इस बेंचमार्क से ज़्यादा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम के ऊपर जब बैंक कुछ हेरा फेरी करता है उसके ऊपर एतराज़ है, ठीक है। लेकिन अगेन मेरा एतराज़ है, उलमा ने अगर इजाज़त दी हुई है या उलमा को पता नहीं है या आई डोंट नो उनको पता है और उन्होंने इजाज़त दी है तो इट्स अप टू देम, अल्लाह जाने वो जाने, क्योंकि उन्होंने फतवा दिया हुआ है, जवाब उन्होंने देना। इसलिए मैं अगर उसको डील करता भी हूं तो आई विल बी फ्री टू बी आंसर्ड, क्योंकि मैं कहूंगी इस आलिम ने फतवा दिया था, ठीक है। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट जरूर कहा गया है कि उसकी सीलिंग और कोई फ्लोर जरूर तय कर ले। सीलिंग और फ्लोर इस कॉन्टेक्स्ट में हम ये कहते हैं कि मिनिमम प्राइस कितनी होगी और मैक्सिमम कितनी, इससे ऊपर ना जाए इससे नीचे ना जाए। तो मिनिमम और मैक्सिमम को तय कर लिया जाए, चाहे उसको फिर वो डिफरेंट करके उसके अंदर रख सकते हैं कि जी हम किस इंडेक्स की बेसिस के ऊपर इसको चेंज करेंगे, लेकिन वो अगेन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होती रहेगी। वैसे करते तो नहीं है इस तरह, फिक्स नहीं करते कि भी मैक्सिमम इतनी हो जाए। मे भी कहीं करते, मैंने एग्रीमेंट डिटेल में पढ़ा नहीं है, कोई अवेलेबल है हम पढ़ सकते हैं, लेकिन मे भी कर लेते हो वो। अब अगेन मिनिमम जी 1 रुपया, मैक्सिमम 10 करोड़ फिक्स होगी, तो इट कुड बी फिक्स, नो इश्यूज, ठीक है। Lease as a mode of financing. Lease is not originally a mode of financing. It is simply a transaction meant to transfer the usufruct of an asset from one person to another for an agreed period against an agreed consideration. However, certain financial institutions have adopted leasing as a mode of financing instead of long-term lending on the basis of interest. This transaction of a financial lease may be used for Islamic financing just to certain conditions. Subject to certain conditions. It is not sufficient for this purpose to substitute the name interest for rent and replace the name mortgage for leased asset. तो जस्ट इंटरेस्ट का नाम रेंट रख दें और मॉर्गेज का नाम लीज एसेट रख दें, जैसे ज़्यादा के टाइम के अंदर हमारे पास पाकिस्तान के अंदर जी इंटरेस्ट का नाम प्रॉफिट रख दिया तो चले जी सब इस्लामिक हो गया। इट वोंट वर्क लाइक दैट, यू हैव टू शिफ्ट इट एंटायरली। There must be a substantial difference between leasing and an interest-based loan. That will be possible only by following all the Islamic rules of leasing, some of which have been mentioned earlier. To be more specific, some basic differences between the contemporary financial leasing and the actual leasing allowed by Sharia are identified as follows. Conventional में क्या होगा? The bank does not own the asset to be leased, जबकि इजारा के अंदर बैंक owns the asset जो लीज हो रहा है। अगर बैंक ओन नहीं करता तो उसे लीज भी नहीं कर सकता। मैं कहूं जी कि मैं आपकी गाड़ी लीज कर रहा हूं, कैन आई डू दैट? मैं आपकी गाड़ी उनको रेंट के ऊपर दे रहा हूं, कैन आई डू दैट? नो। आपने ये जैकेट पहनी हुई है, मैं आपकी जैकेट कहता हूं कि भाई ये जैकेट ले लो इससे, ये मैं तुम्हें रेंट पे दे रहा हूं, कैन आई डू दैट? मेरी ओनरशिप नहीं है उसकी, ओनरशिप इनकी है, ये रेंट आउट कर सकते हैं। आइदर ही मेक्स मी हिज एजेंट, ओनली देन आई कैन डू दिस। तो जिसकी ओनरशिप है उसका ही रिस्क होगा, ठीक है। तो एसेट जो है वो बैंक की ओनरशिप के अंदर है। The bank is not responsible, ये कन्वेंशनल के अंदर, the bank is not responsible for any loss to the asset, जबकि इजारा के अंदर अगर तो नेग्लिजेंस नहीं है, no negligence on the part of the customer, then the bank is responsible for any loss to the asset. The bank bears all the risks of loss to the asset that is not caused by customer's negligence. Rent is charged and demanded prior to the asset's delivery. ये कन्वेंशनल में होता है कि पहले से मांगना शुरू कर देते हैं, एसेट जब भी आएगा डिलीवर होगा, अब से आपका रेंट शुरू हो गया है। जबकि इन इजारा मैंने आपको बताया जिस दिन डिलीवरी होगी उस दिन से अगले दिन से रेंट चार्ज होगा। सो रेंट इज चार्ज ऑन एसेट डिलीवरी एंड नॉट एनी टाइम बिफोर इट। अगेन बैंक हैज अ यूनिलैटरल राइट टू टर्मिनेट द लीज एग्रीमेंट। कन्वेंशनल के अंदर वो कभी भी टर्मिनेट कर सकते हैं लीज एग्रीमेंट, जबकि इस्लामिक में यूनिलैटरली लीज एग्रीमेंट टर्मिनेट नहीं हो सकता, बायलैटरली होगा, दोनों की परमिशन के साथ, दोनों की इजाजत के साथ होगा। एक सिर्फ बैंक कहते जी मैं टर्मिनेट करता हूं, ऐसा नहीं किया जा सकता। इजारा इज अ बाइंडिंग एग्रीमेंट, नाइदर पार्टी कैन टर्मिनेट इट विदाउट म्यूचुअल कंसेंट एक्सेप्ट इन द केस ऑफ ब्रीच। ब्रीच हुई हो तो हाँ, कि वो उसने कहा था इसको यूं नहीं करना, एसेट को इस तरह से इस्तेमाल नहीं करना, उसने इस्तेमाल किया, इस्लामिक पर्पस के लिए इस्तेमाल करना, उसने नॉन इस्लामिक के लिए यूज किए, तो इन दैट केस ब्रीच हुई है, तब उसको टर्मिनेट किया जा सकता है। पेनल्टी फॉर लेट पेमेंट इज चार्ज, जबकि कन्वेंशनल बैंकिंग अंदर होगी, जबकि इन इजारा पेनल्टी फॉर लेट पेमेंट इज प्रोहिबिटेड। लेट पेमेंट पे कोई पेनल्टी नहीं हो सकती। Commencement of ijara. Unlike the contract of sale, the agreement of ijara can be effected for a future date. However, it is different from murabaha. In most cases of the financial lease, the leaser, that is
the financial institution purchases the asset through the leasee himself. ठीक है कि वो लीजी को अपना एजेंट बनाता है और कहता है कि तुम जाकर मेरे बिहाफ के ऊपर गाड़ी खरीद लो. The leasee purchases the asset on behalf of the leaser who pays its price leaser ही पे करेगा to the supplier either directly or through the leasee. In some lease agreements, the lease commences on the very day on which the price is paid by the leaser, irrespective of whether the leasee has effected payment to the supplier and taken delivery of the asset or not. It may mean that the leasee's liability for the rent starts before the leasee takes delivery of the asset. This is not allowed in Sharia because it amounts to charging rent on the money given to the customer, which is nothing but interest, pure and simply. समझ नहीं आई होगी, समझा देता हूं. जब गाड़ी की पेमेंट बैंक ने कर दी कि किसे, अपने एजेंट को, कि भाई ये जाकर कर देना, तो उस दिन से रेंट चार्ज करना शुरू कर दिए. अभी उसने जाकर मैन्युफैक्चरर को पेमेंट देके गाड़ी की डिलीवरी नहीं ली. उसने से कहा गाड़ी तैयार हो गई है, उसने कहा जी पेमेंट करें और अपनी गाड़ी ले जाएं, तो आपने जब पे ऑर्डर बना दिया उसे, आपने रेंट चार्ज करना शुरू कर दिया. दिस इज नॉट अलाउड. जब वो जाकर पे ऑर्डर मैन्युफैक्चरर को देगा और मैन्युफैक्चरर उसे गाड़ी हैंड ओवर कर देगा, तो वो आपको इंटीमेट करेगा, तब से आप रेंट चार्ज कर सकते हैं. अगर इससे पहले से चार्ज करें तो ये तो उस पैसे को जो आपने दिया उसके ऊपर रेंट चार्ज करना हो गया. एसेट तो डिलीवर ही नहीं हुआ. यूज फ्रूट के ऊपर पैसे हैं, ले सकते हैं, जायज हैं, हलाल हैं. जब एसेट ही नहीं डिलीवर हो तो उसका यूज फ्रूट कहां से आ गया? ये तो पैसे जो आपने दिए उसके ऊपर आपने रेंट चार्ज किया. तो इसीलिए ये अलाउड नहीं है. जिस दिन एसेट ट्रांसफर हो जाएगा उसके बाद से रेंट चार्ज किया जा सकता है. So rent should be charged after the delivery of the leased asset. The correct way according to Sharia is that the rent will be charged after the lessee has taken the delivery of the asset and not from the day the price has been paid. If the supplier has delayed the delivery after receiving the full price, the lessee should not be liable for the rent for the period of the delay. कि हो सकता है कि उसने पेमेंट कर दी, जैसे कि मैन्युफैक्चरर जो होता है वो गाड़ी की डिलीवरी से कुछ अर्सा पहले पेमेंट ले लेता है. जब फाइनल डिलीवरी होती है उससे पहले पेमेंट ले लेता है. अब उसके बाद डिलीवरी में देर होगी, किसी भी वजह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे बैन है, कोई स्ट्राइक हो गई है, डिलीवरी में देर हो गई, तो इसका मतलब ये कि लीजी पे करता रहे रेंट. नॉट अलाउड इन इस्लामिक शरीया. जिस दिन उसे गाड़ी डिलीवर होगी उस दिन से ऑनवर्ड रेंट उसका, अब वो रेंट पे करेगा. रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज. It should be clearly understood that when the lessee himself has been entrusted with the purchase of the asset intended to be leased, there are two separate relationships between the intention and the client, institution and the client, which come into operation one after the other. In the first instance, the client is an agent. Again, पढ़ने की वजह मैं सिंपली आपको बता दूं, जैसे कि आमतौर पे होता है हर एग्रीमेंट के अंदर, जब आप उसने बैंक ने एजेंट बनाया तो आप एज एन एजेंट जाएंगे, गाड़ी पसंद करेंगे, बुक करेंगे, उसकी पेमेंट बैंक के थ्रू, पे ऑर्डर के थ्रू उसको डायरेक्टली कर दें, ये बेहतर ऑप्शन है. लेकिन अगर बैंक आपको कैश दे तो उसको देने के लिए तो आप उसको वो भी कैश दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल. और जब वो गाड़ी डिलीवर हो जाएगी आप बैंक को इंटीमेट करेंगे कि ये गाड़ी डिलीवर हो गई है, मैं इसे खरीदना चाहता हूँ, मैं इसे लीज पर लेना चाहिए, यहाँ लीज की क्योंकि बात हो रही है, मैं इसे आपसे रेंट पे लेना चाहता हूँ, इजारा करना चाहता हूँ. बैंक कहेगा ओके हम इस रेट के ऊपर इसको आपको इजारा कर देते हैं, और अब आपका इजारा का नया एग्रीमेंट शुरू हो गया. पिछला खत्म हो गया जहां पर उसने बैंक ने कहा जी मैंने आप बैंक के बिहाफ के ऊपर मैंने गाड़ी रिसीव कर ली है, अब मैं इसको आपसे लेना चाहता हूं, वहां पिछला एग्रीमेंट हो गया, एजेंट ने अपना काम कर दिया, पोजेशन आ गई, बैंक की रिस्क के ऊपर आ गई गाड़ी. जब एजेंट को मिल गई, बैंक के एजेंट के पास है ना, तो बैंक के रिस्क के ऊपर आ गई. जब बैंक ने कहा जी ठीक है हम आपको रेंट पे दे रहे हैं, उस वक्त से ऑनवर्ड्स अब वो कस्टमर के पास चली गई. तो वो अब दूसरा एग्रीमेंट हो रहा है इजारा का. पहला एग्रीमेंट जानना चाहता हूं, कुछ सुन भी रहा था कि नहीं, पहला एग्रीमेंट किस चीज का हुआ था? सर वो जो उसने अपने उसको दिया एजेंट को दे दिया, एजेंसी का एग्रीमेंट हुआ था पहला, ठीक है. दूसरा एग्रीमेंट इजारा का हो रहा है. So the second stage begins from the date when the client takes delivery from the supplier. At this stage, the relation of leaser and lessee come to play into its roles. These two capacities of the parties should not be mixed up or confused with each other. During the first stage, the client cannot be held liable for the obligations of the lease. ठीक है, ये हम ऑलरेडी ऊपर बात कर चुके हैं. वैसे difference between murabaha and leasing. In murabaha, as mentioned earlier, the actual sale should take place after the client takes delivery from the supplier, and the previous agreement of murabaha is not enough
फॉर इफेक्टिंग द एक्चुअल सेल, तो नई सेल होगी जब वो डिलीवरी ले लेगा. Therefore, after taking possession of the asset as an agent, he is bound to give intimation to the institution and make an offer for the purchase from him. The sale takes place after the institution accepts the offer. The procedure in leasing is different and a little shorter. Here, the parties need not effect the lease contract after taking delivery. If the institution, while appointing the client as its agent, has agreed to lease the asset with effect from the date of delivery, तो अगर उसके अंदर डेट ऑफ डिलीवरी एग्रीमेंट में तय हो गई है कि डेट ऑफ डिलीवरी से ये लीज बन जाएगी, ये लीज हो जाएगी, तो अब उसको दोबारा से ऑफर एक्सेप्टेंस करने की जरूरत नहीं है. ऑल्दो की जाती है, वो की जाती है वही जो आपको पता है कि फ्लोटिंग रेट के बेसिस के ऊपर जब करनी होती है. The lease will automatically start on that date without any additional procedures. There are two reasons for this difference between murabaha and leasing. It is a necessary condition for a valid sale that it should be effected instantly. Thus, a sale attributed to a future date is invalid in Sharia, but leasing can be attributed to a future date. Therefore, the previous agreement is not sufficient in case of murabaha, while it is quite enough in the case of leasing. क्योंकि सेल के केस के अंदर फ्यूचर सेल अलाउड नहीं है, वहां पर फिर इसीलिए नए सिरे से फिर लीजिंग हमें करनी पड़ती है ऑफर एक्सेप्टेंस करके. जबकि इन दिस केस, क्योंकि वहां सेल हो रही है, ठीक है, इन दिस केस लीजिंग है. लीजिंग के अंदर हमने ये तय किया था कि हाँ ये हो सकता है कि जी फ्यूचर डेट से हो, कि जैसे कि जी मैं तुम्हें अपना ये मकान किराए पर दूंगा 2 महीने बाद से, 2 महीने बाद से वो रेंटल स्टार्ट हो रहा है, तो हम कर सकते हैं एग्रीमेंट पहले से ही. क्या आपको पता है जी 2 महीने बाद पिछले रेंटल वाले ने चले जाना है, एग्रीमेंट मेरा खत्म हो जाना है, या मैं इस मकान को फ्री कर दूंगा, तो 2 महीने बाद से मैं तुम्हें रेंट पर दे दूंगा. ऐसा रेंटल के अंदर अलाउड है. The basic principle of Sharia is that one cannot claim a profit or a fee for a property, the risk of which has never been borne by him. Applying this principle to murabaha, the seller cannot claim a profit over a property which never remained under his risk for a moment. Therefore, if the previous agreement is held to be sufficient for effecting the sale between the client and the institution, the assets shall be transferred to the client simultaneously when he takes its possession. And the asset shall not come into the risk of the seller even for a moment. तो अगर मुराबहा के अंदर हम फौरन ही इन्फेक्ट कर दें कि जी सेल भी होगी साथ ही और आपके पास ट्रांसफर हो गया, तो इन दिस केस एसेट 1 मिनट के लिए भी इंस्टीट्यूशन के रिस्क पे नहीं आया. जैसे ही डिलीवर हुआ साथ ही उसने बेच दिया, उसको एग्रीमेंट भी नहीं, कुछ भी नहीं, फौरन ट्रांसफर हो गई कि सेल हो गई जी आपको, तो इंस्टीट्यूशन के रिस्क पे तो आया ही नहीं. जब उसके रिस्क पे नहीं आया तो वो सेल भी नहीं कर सकता, तो उसकी ओनरशिप नहीं बनी. दैट इज द मुराबहा के अंदर आपको ऑफर एक्सेप्टेंस करनी पड़ेगी. नए सिरे वो इंटीमेट करेगा, फिर ऑफर होगी, फिर एक्सेप्टेंस होगी, फिर एग्रीमेंट होगा. दिस इज व्हाई द सिचुएशन simultaneous transfer is not possible in murabaha, and there should be a fresh offer and acceptance after the delivery. In leasing, however, the asset remains under the risk and ownership of the leaser throughout the leased period, क्योंकि वो अगले भी पूरे टाइम पीरियड के अंदर लीजर की ही ओनरशिप के अंदर रहेगा, उसी के रिस्क में रहेगा, इसलिए इंस्टेंटली उसको स्टार्ट किया जा सकता है. Therefore, if the lease period begins right from the time when the client has taken delivery, it does not violate the principle mentioned above. Okay, expenses consequent to ownership. थक गए? डिस्कस कर लेंगे. सर ये बताएं, ये जस्ट अ सेकंड, ये देख लूँ कि ये नो अभी तो यार काफ़ी कुछ डिस्कस. चलें, फाइन, जस्ट गिव मी अ मिनट. पॉज कर देंगे, मुझे स्टॉप कर दें, बस मुझे